प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्लाह खान हूँ। कनाडा में आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में हालात बहुत ख़राब रहे हैं, पिछले 1.5 साल में बिलखुसूस, और वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासर रहे। अब अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन में नरमी हो गई है, दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, होटल सैर व तफरीह के मामलात, ये तमाम बिज़नेस चल पड़े हैं। जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है उसमें भी अब गहमा गहमी देखने में आ रही है, तो जो कारोबार ज़िंदगी है वो बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो तमाम लोग जो पिछले 1.5 साल में बहुत डिस्टर्ब रहे हैं अपने कारोबार के अतबार से, या फिर वो लोग जो छोटी मुलाजमतें करते थे, जैसे वेटर्स हैं या होटल्स में काम करने वाले लोग हैं या हेल्पर्स हैं, उन तमाम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा झटका लगा था। अगरचे हुकूमत ने अपने तौर पर उनको माली तौर पर सपोर्ट किया, लेकिन ज़ाहिर है वो जॉब का या मुस्तकिल आमदन का मुतबादल नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि इस सूरत हाल में बेहतरी के बाद अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं मुख्तलिफ बहाल होना शुरू हुई हैं, तो क्या लॉस को रिकवर करना मुमकिन है? और फिर ये कि क्या इम्कानात हैं कि जो लॉकडाउन में नरमी है इसमें तसलसल बरकरार रहेगा और मामला जल्दी दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने पहली, दूसरी, तीसरी लहर, चौथी लहर में भी कई मुल्कों में ये देखा कि जब जैसे ही ईज़ आउट किया जाता है, लॉकडाउन ख़त्म किया जाता है, तो मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगती है। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल में उम्मीद का पहलू ये भी है कि 80% लोग कनाडा में अपनी दूसरी या कम से कम पहली जो डोज़ है वैक्सीन की वो ले चुके हैं। तो इससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि इस मरतबा पहली जो लहरें आई हैं कोविड की, उसकी तरह नहीं होगा, बल्कि ये जो लॉकडाउन में नरमी है या हालात में बेहतरी है, ये शायद देर पा हो या ज़्यादा तवील अरसे के लिए हो। तो इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ सोनिया साहिबा मौजूद हैं, रियल इस्टेट इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, रियल्टर हैं। बहुत शुक्रिया सोनिया सिद्दीकी साहिबा। कलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है। कलीम सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद। और कुछ ही देर में हमें हुमैरा शामी साहबा ज्वाइन करेंगी, टूर ऑपरेटर हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए, कलीम सिद्दीकी साहब, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ज़ाहिर है बहुत सफ़र किया इसने, तो इस इंडस्ट्री में आपके ख्याल में कुछ तखमीना है लॉस का कि कितने लोग बेरोज़गार हुए होंगे, कितना नुकसान हुआ है इस कारोबार को? कई लोग ऐसे भी शायद हों जिन्होंने कुछ जॉब चेंज ही कर ली हो, फील्ड ही चेंज कर लिया हो और कोई मुतबादल सूटेबल रास्ता इख्तियार कर लिया हो। तो अब आप इस लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद या इसमें नरमी के बाद हालात को कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम। देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जो सिनेरियो मार्केट में देख रहा हूँ, वो बहुत सारा चैलेंजेस इस इंडस्ट्रीज को मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडस्ट्रीज को चैलेंज आ रहा है वो है स्टाफ का। ठीक है, जैसे आपने कहा, बहुत सही आपने कहा कि जो लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री शटडाउन होने की वजह से जॉब पे दूसरी जगह स्विच कर गए थे, अब वहां से वापस इंडस्ट्री में आना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और रोज डेली बेसिस पे मेरे पास कॉल्स आ रही होती है कि जी स्टाफ हमें प्रोवाइड कर दें, रेस्टोरेंट्स का हमारे पास शॉर्टेज चल रही है। ठीक है, किचन स्टाफ की शॉर्टेज है, फ्रंट स्टाफ की शॉर्टेज है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, एक तो फेस ये है जो चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरा एक और फेस है जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रहा है वो ये कि कोविड के अंदर लोग जो है ऑनलाइन पे चले गए थे और वो वापस जो है डाइनिंग पे जाते हुए अभी वो लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आया है जो आना चाहिए था। उस तरह से अभी डाइनिंग नहीं पे लोग जा रहे हैं जिस तरह से लोगों को जाना चाहिए था। उनके जहन में वही खौफ है, क्योंकि मीडिया का भी उसमें है, क्योंकि मीडिया से खबरें मिल रही है लोगों को कि डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में जो तबाही मचाई हुई है। ठीक है ना, और अभी यहाँ थोड़ा सा हमारे पास भी केसेस का इजाफा होना शुरू हुआ है। तो उस एंड से एक ये फेज भी है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, जो कि बिजनेस जिस तरह से वो समझते थे कि ओपन होने के बाद बिजनेस मिलेगा, इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा। तो ये 2 बड़े मेन चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री को जो कि इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो करीम साहब, ये भी शायद होगा कि इसमें चलें शॉर्टेज है, नए लोग आ सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ अरसे में 2-4 महीने में कुछ काम सीख सकते हैं, लेकिन शायद उसमें भी लोग इसलिए इंटरेस्टेड ना हों कि क्यों ना ऐसे शोबों को मुंतखब किया जाए फ्यूचर के लिए जहां पर लॉकडाउन के ख़तरात कम हों। यानी अगर लॉकडाउन होता है तो भी उनकी जॉब किसी न किसी सूरत चलती रहे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग तो फिर घर ही बैठ जाते हैं ना, वो जाहिर है वो ये वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता इसमें। तो क्या ये एक रीज़न भी है?
बिल्कुल दुरुस्त, आपका बिल्कुल सही कहना है कि ये एक फेर खौफ लोगों में मौजूद है कि अगर अब दोबारा लहर आई और गवर्नमेंट ने दोबारा अनाउंस किया तो क्या हम दोबारा जॉब पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो एक ये खौफ लोगों में मौजूद है, इंडस्ट्री के हवाले से वर्कर्स में मौजूद है, ठीक है ना। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल वजह है कि प्रॉब्लम इस एंड में भी है और प्रॉब्लम इस एंड में भी है। जिस तरह से बिजनेस लोगों को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से लॉसेस किए थे, वो समझते थे शायद रिकवर होगा, मगर वो उसमें रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सप्लाई चेन में हूँ, मैं सप्लाई से ताल्लुक है इंडस्ट्रीज के हवाले से। वो जो डाइनिंग के रेस्टोरेंट्स हैं वो बिजनेस नहीं ले पा रहे जो बिजनेस को मिलना चाहिए था, और वो स्टाफ की शॉर्टेज जो है वो एक अलग एक इशू बना हुआ है उनके लिए। तो दो चैलेंज बड़े हैं जो इस इंडस्ट्रीज को इस वक्त मिल रहे हैं मार्केट के हवाले से। सही है। अच्छा सोनिया सिद्दीकी साहबा, क्या ये कहना दुरुस्त होगा, सबसे पहले तो ये कहिए, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसने कंपैरेटिवली बाकी इंडस्ट्री जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या टूर ऑपरेटर्स की इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री है, इनकी निस्बत कम सफ़र किया है? क्या ये कहना सही होगा? नहीं, बल्कि मैं इन दोनों इंडस्ट्रीज और मोस्ट रिटेल बिजनेसेस के मुकाबले में रियल एस्टेट ने इसके बरअक्स बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एवर इन द हिस्ट्री सेल्स हुई हैं, प्राइसेस जो हैं वो डबल ट्रिपल हो गई हैं प्रॉपर्टीज की, और इतनी डिमांड है कि वो ये टोरंटो सिटी जो है। ये आप करंट सिचुएशन बता रही हैं या पिछले 1.5 साल में भी कुछ ऐसे ही रहा? 1.5 साल में भी, कोविड में जब ये कोविड स्टार्ट हुआ है तो 1-2 महीना जो है वो थोड़ा क्वाइट टाइम था, लेकिन उसके बाद फॉल से जो पिकअप की है मार्केट, इट इज आउटस्टैंडिंग, द नंबर्स। तो फिर मैं सही कह रहा हूँ ना कि इसने सफर नहीं किया बाकी इंडस्ट्रीज की निस्बत, ये बेहतर रही है? बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मेजॉरिटी लोगों ने ये ट्रेंड अपनाया है कि जो पहले से जो जिनके पास मकान थे उन्होंने इस प्राइसिंग से फायदा उठा के अपने मकान बेचे, और उसके बाद शहर से थोड़ा बाहर जाके कम कीमत पे जो आउटर सबर्ब्स हैं या थोड़े से 2-3 घंटे या 4 घंटे के फासले पे शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे मूव होके बड़े बड़े घर ले लिए, एकड़ लॉट्स ले लिए, फार्म ले लिए, जिसका जो बिजनेस का ट्रेंड है, वर्कशॉप्स हैं, गराज हैं, या छोटा बिजनेस खोलने के लिए उन सिटीज में चले गए जहाँ पे मेजर आपको कंपटीशन नहीं तो है। सोनिया साहबा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, मैं अगला सवाल करने से पहले बता दूं कि हुमैरा शामी साहबा भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, टूर ऑपरेटर। मैं हुमैरा साहबा को भी खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन सोनिया साहबा, ये जो आप बात कर रही हैं इसकी बात एक ये भी हो सकती है कि लोगों ने सोचा कि अब जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं वो रिस्क पे हैं, जैसे मैं अगर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, कोविड आ गया तो मैं उस पैसे को बचाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूंगा और मैं कहूँगा चलें प्रॉपर्टी है ना, ये तो पड़ी रहेगी, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो वो पैसे डूब सकते हैं कोविड की सिचुएशन में। इसलिए लोगों ने प्रेफर किया कि वो बाकी बिजनेसेस की बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ये एक रीज़न हो सकती है? बेहतरीन ये आपने बात की है कि लोगों ने एकदम से घरों में इन्वेस्ट किया है और जो है अपनी इक्विटी निकाली है। अगर उनका घर पेड है या उसमें ज़्यादा इक्विटी है तो घर से इक्विटी निकाल के उन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी भी ऑप्ट की है। तो और वो रेंट किराए पे, और किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपकी सोच है, मतलब जो बेसमेंट पहले 700-800 में जाती थी अब $1500-1600 डॉलर में पर मंथ मिल रही है। जो मकान पहले 2 से 2100-2200 में जाता था वो अब 3 से $3500 मंथली पे एक एवरेज हाउस में आपको बता रही हूँ। रेंट इतने बढ़ गए हैं कि लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपना, चाहे छोटा सा मिल जाए, चाहे अपार्टमेंट मिल जाए, चाहे टाउन हाउस मिल जाए, चाहे बिल्कुल स्टार्टअप मिल जाए, वो हम अपना ले लें, क्योंकि रेंट जो है वो जो यहाँ का जो मॉर्गेज सिस्टम है उससे महंगा पड़ रहा है लोगों को। सही, रेंट ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसके कुछ और पहलू भी हैं उस पर बात करता हूँ आपसे, लेकिन हुमैरा शामी साहबा हमारे साथ मौजूद है। हुमैरा साहबा, ये कुछ अर्सा पहले भी आपसे बात हो रही थी और जाहिर है इंडस्ट्री काफ़ी, इस इंडस्ट्री ने भी सफ़र किया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड। अब आप इम्कानात कैसे देख रही हैं? आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो रही हैं और कौन कौन से एरियाज़ में आपको लगता है कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहाँ आपको लगता है कि अब ज़्यादा सेफ़ होगा, आप यहाँ आप सेफली बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकती हैं या वापस से बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन को देख सकते हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बात यह है कि जब ये कोविड हिट होने से पहले मैस टूरिज्म की तरफ लोग बहुत जा रहे थे, और मैस टूरिज्म जैसे क्रूज शिप्स हो गए, बड़े बड़े चार्टर प्लेन्स हो गए,
तो ओवरऑल ये जो है ये सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ नहीं जा रही थी ये सिम्थ जो है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को बहुत से सस्ते पैकेज टूर्स मिल रहे थे और लोगों में बहुत ट्रेंड हो गया था ट्रैवल करने का एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन अब जो मॉडल आएगा जो कि बहुत पहले वही मॉडल चलता था और आइंदा फ्यूचर में भी वही मोर सस्टेनेबल होगा, दैट वुड बी सस्टेनेबल टूरिज्म, विच मीन्स के कस्टमाइज्ड टूर्स जिसमें कि लोकल इंडस्ट्री को आप प्रमोट करेंगे रादर देन कि बाहर से एक चार्टर कंपनी आकर या बाहर से बड़े बड़े इंटरनेशनल रिजॉर्ट चेन्स आकर चंक ऑफ द मनी वहाँ की लोकल इकॉनमी से ले जाएं रादर देन जो लोकल, क्योंकि देखिए कोविड का मतलब ये कि ज़्यादा लोग जितने ज़्यादा मिंगल होंगे उतना ज़्यादा वायरसेस के फैलने का खदशा होता है। सबसे ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने ही सफ़र किया है। जहाँ अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह की बात करते हैं तो जो टेक आउट वाले रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने इसमें बहुत उन पे बूम आया है, क्योंकि लोग जाहिर है कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो घरों में भी लोग खा खा के तंग आ जाते हैं। कुछ डायरेक्शंस जो हैं थोड़ी सी शिफ्ट हुई, कुछ लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और कुछ लोगों ने आइंदा आने वाले दिनों के लिए देखा कि अब तो डायरेक्शन हमें अब तयन डिफरेंटली करना पड़ेगा। कनाडा की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र हुई। कनाडा US is one of the biggest contributor of tourism to Canada. मेरा टूरिज्म से तकरीबन 25 साल का ताल्लुक है। मैंने पाकिस्तान में टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म की उस रीजन में की, सेंट्रल एशिया और ईरान, वेस्टर्न चाइना और मिडिल ईस्ट में। यहाँ पे आई तो फिर नॉर्थ अमेरिका और ये कनाडा, और अब मैंने रीस्टार्ट किया कुछ सालों से, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जो है इट हैज़ सफर्ड अ लॉट। लेकिन अब जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ, बिकॉज पीपल आर डेस्परेट टू ट्रैवल, एक नए कल्चर्स को जानने का नए इलाकों में, और एक आप जो मोनोटोनस रूटीन से एक तंग आ जाते हैं तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा रेस्पिट चाहिए होता है, थोड़ा सा इंसान को चेंज चाहिए होता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ, एंड देन यू गेट टू मीट पीपल, यू इंटरेक्ट विद पीपल। कहते हैं कि जो रेसिज्म और बिगेट्री का सबसे बड़ा किलर जो है वो ट्रैवल है। हाउ? क्योंकि यू गेट टू नो पीपल, क्योंकि एक फियर ऑफ अननोन होता है ना, बट वंस यू स्टार्ट नोइंग दोज पीपल, यू नो दोज प्लेसेस, यू नो कि वहाँ पे भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं, दे एस्पायर to be good people, they have dreams for their children of safety and good education and good quality of life. तो ये चीज़ें ट्रैवल जो है वो लोगों को बहुत करीब लाता है। लेकिन ट्रेंड अब जो चेंज होगा वो मैस टूरिज्म से मोर टूअर्स कस्टमाइज्ड टूर, बुटीक टूर्स और बहुत ही स्मॉल लेवल पे होगा। कनाडा अभी खुल गया है टूरिज्म के लिए वापस, फेजेस में खुल रहा है, और मेरे ख्याल से दिस इज़ अ स्मार्ट डिसीजन एंड स्मार्ट चॉइस, क्योंकि एकदम से ना खोला जाए कि फिर से वो वेव एक ऐसी हो कि जो काबू में ना आए। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू वैक्सीनेशन, थ्रू जो फेजेस में हम खोल रहे हैं इसको, और इसमें पीपल हैड बीन कोऑपरेटिंग अ लॉट। देयर आर नॉन वैक्सर्स एज वेल, देयर आर पीपल हु आर अगेंस्ट इट एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड बीन एक्टिंग वेरी मैच्योरली एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली। तो अब कुछ उम्मीद हुई है। और हाँ, एक चीज जो और मैं कहना चाहूंगी कि पहले होता था कि अक्रॉस बॉर्डर हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे, लेकिन अब जो ट्रेंड आया है कि अपने ही मुल्क को, अपने ही नेबरहुड को, अपने ही इलाके को एक्सप्लोर करने का ट्रेंड जो है, बहुत से लोग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाते थे और उनको ये नहीं पता था कि उनके अपने बैकयार्ड में क्या क्या ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। तो अब ये एक ट्रेंड जो आया है कि लोग अपने ही एरियाज को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त कनाडा में बैंफ, अल्बर्टा में जेस्पर है, बैंफ है, इसी तरह BC के बहुत सी डेस्टिनेशंस हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ। तो पीपल हैड बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, क्या कहते हैं कि कोस्ट टू कोस्ट। हमारी तो 3 कोस्ट है ना, 3 समंदर लगते हैं। कनाडा हैज बीन ब्लेस्ड दैट वे। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, और तीनों ही मुख्तलिफ शोबे हम देख रहे हैं कि कनाडा में जाहिर है बहुत सारे लोगों की तीनों शोबों में दिलचस्पी है, फ्यूचर को देखना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को लोग देख रहे हैं। फिर मैं जैसे कलीम सिद्दीकी साहब से बात कर रहा था, वो अभी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग जो इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नए रेस्टोरेंट्स बनाना चाहते हैं, उनको कुछ रहनुमाई मिल सके इससे। तो उन्हीं से मुतालिक मैं एक सवाल करूँगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कलीम सिद्दीकी साहब, अभी तो हम पहले बात कर रहे थे, वो तो उन रेस्टोरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे जिनका पहले से बिजनेस चल रहा है, आर्जी तौर पर रुक गया,
फिर हमने देखा कि लॉकडाउन हुआ तो वो बंद शट डाउन हो गया एक तरह से और दोबारा ओपन हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की एक फिजिबिलिटी बनाकर बैठे हुए थे और दे वर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट दिस बिजनेस, तो आप उन लोगों को क्या देखते हैं? उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया है या नए इन्वेस्टर्स अभी भी इस मार्केट में आ रहे हैं, नए लोग रेस्टोरेंट्स ओपन करना चाहते हैं? आप इस बिजनेस में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से लोगों का इंटरेस्ट कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि डाइन इन बिजनेस जो है ना वो जरूर इफेक्ट हुआ है, मगर टेक आउट बिजनेस जो है, जैसे हमारा जी भी कह रही थी कि टेक आउट बिजनेस पे लोग जो है वो पहले से ज्यादा ऑर्डरिंग पे चले गए हैं और फैमिलीज के साथ बैठ के खाने करने को तवज्जो दे रहे, ज्यादा दे रहे, तरजीह दे रहे। तो टेक आउट बिजनेस इंक्रीज हुआ है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कैसे देख रहा हूँ? तो उसको मैं देख रहा हूँ सप्लाईज के हवाले से, क्योंकि जो सप्लाईज कोविड से पहले टेक आउट बिजनेस की थी मोर देन डबल हो गई। अच्छा, ठीक है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि तो फिर ट्रांसफॉर्म हो गया या उसने अपनी शक्ल चेंज की है, ओवरऑल उस तरह से ये मुतासर नहीं हुआ? ये मुतासर नहीं हुआ है, ये मुतासर नहीं हुआ, बल्कि इस बिजनेस को एक्चुअली देखें ना, यहाँ का कनाडा का जो आप देखें ट्रेंड बहुत चेंज है। क्या कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फैमिली मेंबर्स जो है ना वो जॉब करते हैं और वो जॉब करने के बाद वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आए घर में जाके किचन में लग जाएं, तो रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ऑर्डरिंग करें और खाना खाएं, या तो डाइनिंग करें या टेक आउट का ऑर्डर करें। अब डाइनिंग इफेक्ट हो गई तो वो टेक आउट पे चले गए, टेक आउट पे चले गए तो टेक आउट का बिजनेस ऑटोमेटिक डबल हुआ ना, ठीक है ना। तो मैं आने वाले इन्वेस्टर्स के भी देख रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, ठीक है ना। अब छोटे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, टेक आउट्स खुल रहे हैं, ठीक है ना। वो कवर में भी खुले, वो अब भी खुल रहे हैं और उनको बिजनेस भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से मैं आने वाले लोगों को मैं ये जरूर कहूँगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो छोटे रेस्टोरेंट के छोटे पे चले जाए, छोटी चेन्स की फ्रेंचाइज पे चले जाए, ठीक है ना, वो बड़ी सक्सेसफुली चल रही है। ये मेरा जरूर लोगों को आइडिया भी होगा और मैं एडवाइस भी करूँगा कि वो इस पे तरह सोचें। सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सोनिया साहबा, ये अभी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि लोग रेंट बहुत महंगे हो गए हैं, लोग अपना ख़रीदना चाहते हैं और फिर ज़ाहिर है मार्केट घरों की जो प्राइस है वो भी आपने कहा बढ़ गई। ये छोटे घरों और बड़े घरों के में आप डिफरेंट ट्रेंड देख रही हैं? यानी ज़्यादा लोग जो है वो जो इन्वेस्टर है ख़ास तौर पर वो छोटे घरों पर इन्वेस्ट करना चाहता है, बड़े घरों पर इन्वेस्ट करना चाहता है, मार्केट किसकी ज़्यादा तेज़ है? दूसरी बात यह है कि इसमें ज़्यादा लोग 1 मिलियन जी, मैं सवाल मुकम्मल बस कर रहा था। मेरा सवाल ये था कि क्या आपके ख्याल में लोग जो ज़ाती तौर पर अपने रहने के लिए घर ख़रीदना चाहते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं या इस मार्केट में इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहा है इस वक्त? दोनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है। $1 मिलियन से नीचे के घर तो हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं और वो अपनी मालियत जो उनकी असल असेसमेंट है उससे कहीं ज़्यादा ओवर बिडिंग पे बिक रहे हैं। और जो $1 मिलियन से ऊपर घर हैं उसमें वही लोग बाय कर रहे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट है या जिन्होंने अपनी इक्विटी निकाली है या फिर जो कैश बायर्स हैं। अच्छा, तो सोनिया साहब, ये आपने कहा कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। हम देख रहे थे पिछले कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन मुतासिर हुई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपको रॉ मटेरियल है ख़ासतौर पर जो चाइना से आता है, कुछ चीज़ें अमेरिका से आती हैं, 70 तरह की इंडस्ट्रीज़ आपको इसके साथ मुंसलिक होती हैं, वो चीज़ें नहीं आ पा रही थी, इस वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही थी। ये प्रॉब्लम कुछ बेहतर हुआ है, रिमूव हुआ है? कंस्ट्रक्शन के 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि फिजिकली कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही, लेकिन जो भी लैंड और लॉट्स बिल्डर्स ने साइट ओपनिंग की है वो उन्होंने धड़ाधड़ प्राइस बढ़ा के सारे सोल्ड करके मतलब ये कि ओवर आस्किंग पे सोल्ड कर दिए हैं पूरे प्रोजेक्ट। और अब सिर्फ उन्होंने ये किया है कि अपनी जो मेकिंग और उनकी जो डिलीवरी डेट है वो आगे बढ़ा दी है और वो उसके लिए 2 दफ़ा नोटिस भेज देते हैं कि एक तो क्लोजिंग डेट आपकी चेंज हो रही है, तो जैसे ही उनकी सप्लाई मिलती है वो उन प्रोजेक्ट पे लगा के उसको थोड़े डिले से साल डिले 6 महीने डिले करके उसको दे रहे हैं। मगर उन्होंने बेच सारा लिया है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट मटेरियल की वजह से डिले हुआ, ना बना हो। सही है। अच्छा, आप कैसे एज एन एक्सपर्ट एडवाइस करती हैं लोगों को कि इन्वेस्टर को क्या स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ प्राइसेस कम है वहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या जो मेन GTA है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और
बिल्कुल जगह नहीं है, और नए मकान तो जाहिर है कि जो मैच्योर नेबरहुड है वहाँ नहीं बन रहे हैं। तो लोग ये कर रहे हैं कि पुराने घरों को जाहिर है सेल करके बहुत अच्छी प्राइस पे, बिकॉज डिमांड इतनी है कि लोगों को घर चाहिए रहने के लिए। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है कि हाउसिंग की तरफ ज्यादा लोग इसलिए आए हैं क्योंकि डाउनटाउन में जो 2,500-3,000 $3,000 पे लोगों ने अपार्टमेंट रेंट किए हुए थे, जो डाउनटाउन मेजर एरियाज में काम करते थे लोग, वो अब ऑनलाइन घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पेरेंट्स के बच्चे बाहर अपने अपार्टमेंट रेंट करके शेयर करके स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वो सब अपने घरों पे वापस आ गए। रेंटल मार्केट, कॉन्डोमिनियम बाइंग एंड रेंटल अफेक्ट हो गई। वो कोविड की वजह से बिल्डिंग में लोग रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वो उन्होंने फिर लैंड और ये हाउसिंग की तरफ ज्यादा जंप लगाई है। और लोगों ने जो इतने इतने हैवी किराए दे रहे थे पहले, वो बिल्डिंग्स बिल्कुल तकरीबन खाली हो गई हैं और काफी वैकेंसी पाई जा रही है, जो कि हमेशा सोल्ड होती थी और कभी भी उसमें जगह नहीं मिलती थी उन बिल्डिंग्स में। तो लोग जब बच्चे या जो भी यहाँ के जॉब वाले, जॉब पेशा लोग हैं, कंपनीज ने उनको घर से ऑनलाइन प्रोजेक्ट दे दिए हैं कम पैसों पे, और वो नई हायरीज कर रहे हैं और पुरानों को निकाल रहे हैं कि जो ऑनलाइन में ज्यादा एक्सपर्ट हैं और जो घर से बैठ के काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कट डाउन कर दिया है। उससे ये पड़ा कि ये सारा लोड जो है कॉन्डोमिनियम का वो घरों पे आ गया, और लोग जो है वो धड़ाधड़ घर बुक करा रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट बिल्डर खोलता है वो पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है प्री बुकिंग में। और जो आपका सवाल कि कौन से दूसरे एरियाज हैं, तो अगर कोई कनाडा में इन्वेस्ट करना चाह रहा है या बाइंग और सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे फ्री एडवाइस ले सकते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली जो बहुत ज्यादा सेलिंग की है वो मेन GTA से हट के नियाग्रा रीजन है, शेलबर्न, इनिसफिल, एलिस्टन और इस तरह के नॉर्दर्न एरियाज जो हैं और रिजॉर्ट एरियाज हैं नॉर्थ में, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने जो है शिफ्ट किया है मेन GTA से घर अपने। बड़े घरों को सेल करके कुछ ने डाउन साइज किया है और कुछ ने एकड़ लॉट से बड़ी जगह ले ली है, मतलब थोड़ा और पैसा डाल के। ठीक, सही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुमैरा साहबा, हम देखते हैं कि जब कोविड के बाद वाले फेज़ में जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो जो भी इंडस्ट्री ओपन होती है तो वो ज़्यादा हाई प्राइसेस के साथ आती है। मिसाल के तौर पे अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बाद फ़्लाइट शुरू हुई है तो ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी होगी कि 1.5 साल से उन्होंने ट्रैवल नहीं किया तो चलें ट्रैवल करें, तो उनको ज़्यादा महंगे टिकट मिलेंगे। क्या ये ट्रेंड आप अपने टूरिज़म के फील्ड में भी देखते हैं कि यहाँ पर भी चूँकि और दोनों तरफ से ज़ाहिर है जो टूरिज़म ऑपरेटर्स हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं या इस फील्ड से मुतल्लिका लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि जी हमने अपना लॉस पूरा करना है, और उनके पेश नज़र ये, और फिर उन पर आप एक डिमांड भी ज़्यादा हो सकती है, उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये इसमें रियलिटी क्या है? अच्छा, एक तो सोनिया ने जो बात की, तो मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि चूँकि मेरा थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो कनाडा बड़ा हॉट डेस्टिनेशन है फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। तो आपको मालूम ही होगा कि पहले 3-3.5 लाख साल का इमिग्रेंट आता था, अब इन्होंने अनाउंस किया था तकरीबन 4.5 लाख इमिग्रेंट अ ईयर लेंगे। कोविड की वजह से वो दोज नंबर्स हैव नॉट मटेरियलाइज्ड, लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म होगा तो जो भी प्रोसेस में है चीज़ें, तो वो नंबर्स 2.5-3 लाख से बढ़कर अब 4.5 लाख तक चले जाएंगे अ ईयर। सो दैट विल ऑल्सो एक्सेलरेट द डिमांड ऑफ हाउसिंग। और ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो गोल्डन हॉर्स शू एरिया, जो कि ये सारा GTA का, क्योंकि मेरा भी रियल एस्टेट से ताल्लुक है, तो मैंने सोचा कि मैं आई शुड जस्ट मेंशन दैट। तो अभी मजीद महंगे होंगे घर। तो लेकिन दो फील्ड साइमल्टेनियसली रखी हुई हैं कि अगर कोविड की वजह से एक में ज़रा डाउन साइड आती है तो दूसरे में आप काम शुरू कर दें। अच्छा, इसकी हकीकत ये है कि पाकिस्तान में मेरा टूरिज्म से ही ताल्लुक था, तो यहाँ पे मैं 10 साल से रियल एस्टेट किया है। ये पिछले 2-3 साल से मैंने रीस्टार्ट किया है टूरिज्म। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो गए थे सिक्योरिटी के, और इमरान खान की विजन बहुत क्लियर थी टूरिज्म को लेकर, तो वो एक पुराना पैशन था और वो पुरानी एक्सपर्टीज थी, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू गेट इनटू दिस। अच्छा, अब कमिंग बैक टू टूरिज्म, तो मैं ये बात कर रही थी कि अभी रियल एस्टेट जो है ये अभी और बूम पे जाएगी यहाँ पे। तो उसके लिए एक बेहतर हल ये भी है कि इंस्टेड ऑफ ओंटारियो देयर आर मोर प्रोविंसेस जहाँ पे कि रियल एस्टेट को इतनी आग नहीं लगी हुई जितनी यहाँ पे लगी हुई है। तो नए आने वाले जो हैं, वंस यू लीव योर कंट्री, तो अब जब आपने अपना मुल्क ही छोड़ दिया तो आप तो किसी भी जगह पे जाके जहाँ पे भी घर बनाएंगे, यू कैन स्टार्ट योर लाइफ
फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम जीरो एनीवेज। अच्छा, अब जो टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म का ये है कि देखें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं हर जगह पे ये देख रही हूँ कि लेट्स से कि अब अगर कोई रेस्टोरेंट भी है, अगर ये जो रेस्टोरेंट बिजनेस वाले हैं ये भी एग्री करेंगे, हमारे कुछ दोस्त हैं इस फील्ड में, वो कह रहे हैं कि देखें जी, अब अगर मैं बफे स्टार्ट करता हूँ अंडर न्यू SOPs, तो मुझे हर डिश के पास एक बंदा खड़ा करना पड़ेगा। दैट increases to their manpower, which means कि now he has to hire more people ताकि उन SOPs को फॉलो किया जाए। अब चाहे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है, अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है उनको, तो वो प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरली इट्स गोइंग इन द पॉकेट ऑफ दैट बिजनेसमैन, बट इट्स गोइंग टुवर्ड्स दोज एक्स्ट्रा SOPs जिनको अब हमें फॉलो करना पड़ेगा इन फ्यूचर। अब इसी तरह अगर हम टूरिज्म की और एयरलाइंस की बात करते हैं, तो जाहिर है कि पूरे जहाज को एक तो पहले क्लीन किया जाता था, अब उसको एक्स्ट्रा सैनिटाइज करना पड़ेगा एवरी फ्यू आवर्स, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स होंगे। और इसी तरह अगर आप टूर ऑपरेटर की बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जैसे एज माई सेल्फ एज अ टूर ऑपरेटर, मैंने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज नहीं करना, प्रॉफिट मार्जिन को, क्योंकि आई हैव टू बी रीजनेबल। मैंने आपसे वही लास्ट टाइम पे बात यही हुई थी कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं बिलीव करते, दे बिलीव इन लॉन्ग टर्म गेन्स। और लॉन्ग टर्म गेन्स जो होते हैं, और इस तरह की फील्ड्स में जो पैशनेट लोग होते हैं वही रहते हैं, वही सस्टेन करते हैं। जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आते हैं, दे डोंट सर्वाइव एनी मोर। तो अगर हम इस सब की बात करें, तो हमारे ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ न्यू प्रोटोकॉल्स, न्यू SOPs। तो उसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि एनीबडी इज पॉकेटिंग मोर मनी rather than के now it's costing more to be in business। हाँ, जो मैंने ट्रेंड देखा है, जैसे पाकिस्तान में मेरे कुछ टूर्स जाते हैं, I run tours in Pakistan also and I run in Central Asia as well। Central Asia में there are certain other issues, लेकिन पाकिस्तान में जो है होटल इंडस्ट्री जो है, they are costing an arm and a leg to be honest। जिसका जो दाव चलता है वहाँ पे it's not regulated, और इसको रेगुलेट होना चाहिए इंडस्ट्री को। अगर हम लोग, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में टूरिज्म बहुत प्रमोट हो गया, हर बंदा कहता है पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट करें, मार्केटिंग करें। नो, वी हैव डन इट इनफ। वो यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स सब ने बहुत अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, प्रमोट हो चुका है। अब हमें उसको मैनेज करना है। द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज इट वेल, ताकि ये एक लॉन्ग टर्म एक चीज चलती रहे, और हम फॉरेन टूरिज्म को जो है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ताकि बाहर से लोग आएं और एक अच्छा इंप्रेशन लेकर जाएं वहाँ से। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम कहते हैं जी आओ टूरिज़्म की तरफ आओ, टूरिज़्म करो, और जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि सहूलियात ही नहीं है, या ट्रैफिक स्टक हुआ हुआ है, और वहाँ पर रहने की सही सहूलियात मौजूद नहीं है, तो उस तरफ भी ज़्यादा फोकस करना होगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। SOPs की बात हुई है, इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ बिज़नेस को ज़ाहिर है हर एक की अलग अलग SOPs जो पहले से फॉलो होती थी, अब उसमें इजाफा होगा। अगर खुल रहा है तो SOPs को फॉलो करना होगा। तो किस बिज़नेस के लिए क्या SOPs ज़रूरी हैं कोविड के पर्सपेक्टिव में, इसको हम देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। करीम सिद्दीकी साहब, मैं SOPs की बात कर रहा था। अब जाहिर है जब गवर्नमेंट चीज़ों को ओपन कर रही है तो SOPs, कुछ एक्स्ट्रा SOPs शायद फॉलो करने पड़ रहे होंगे। बाद औक़ात उसकी कॉस्ट भी होती है, उसकी कॉस्ट में भी इजाफा होता है। तो आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ें हैं जिसको अब कोविड के कॉन्टेक्स्ट में फॉलो किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सैनिटाइज जो है वो लाजमी गवर्नमेंट ने कहा है कि सैनिटाइज करें और मास्क को लेके चले, ठीक है, मास्क के बगैर इंटर ना हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो तो यहाँ कनाडा के ही नहीं और ग्लोबली देखें तो उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है वो ये आया है कि लोग जो है वो चले गए हैं डिस्पोजेबल पे, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजेबल की कॉस्ट होती है, ठीक है। पहले तो ये था कि वो चीजें डिस्पोजेबल पे नहीं देते थे, मगर अब तमाम जो है कस्टमर्स को डिस्पोजेबल प्लेट्स, कंटेनर्स और उस पे तो उसकी कॉस्ट है जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है, जो पहले नहीं थी। वो SOPs फॉलो करने की, अगर वो SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी कंप्लेन लेंगे, उस पर चलान है, उस पर जुर्माने हैं, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री को एक एक्स्ट्रा जो है बर्डन आया है इस हवाले से भी।
सही है। तो इस पर लोग अमल दरामद भी हो रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है SOPs को? जैसे कहा जाता है कि सैनिटाइजेशन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, तो क्या वो हो भी रही है? उसकी फिर मॉनिटरिंग भी होती है क्या? लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, बहुत बिजनेसमैन और पब्लिक? फूड इंस्पेक्टर विजिट करते हैं रेस्टोरेंट्स को, ठीक है ना, और तमाम ये SOPs को फॉलो करते हैं, चेक करते हैं कि वो आया रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में हो रही है नहीं हो रही है। सैनिटाइजर की स्पेशल जो है मशीन सैनिटाइजर अलग आते हैं, ठीक है ना, रेस्टोरेंट्स के हवाले से टोटल पूरे रेस्टोरेंट्स को सैनिटाइज करने के अलग केमिकल्स आते हैं। तमाम केमिकल्स तमाम इंडस्ट्री रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को यूज करती है, और अगर नहीं करती तो इंस्पेक्टर जारी बात है बैठे हुए हैं, उनको विजिट करते हैं, देखते हैं तो तमाम SOP से फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, इंट्रेंस से लेके और एंड किचन तक तमाम चीजों को वो देखते हैं। तो कलीम साहब, ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, ये एंड यूजर पे कर रहा है या बिजनेसमैन पे कर रहा है? देखिए, मेरा गाय बगाए बिजनेस ऑनर से मुलाकात विजिट रहता है, तो वही कहते हैं कि देखिए ये कॉस्ट अभी वो पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोविड के बाद एक हम ये एक्स्ट्रा लोगों पे बोझ डाल दें कि प्राइसेस इंक्रीज कर दें, तो पहले ही इंडस्ट्री इफेक्ट हुई हुई है। अब प्राइसेस इंक्रीज करने से दोबारा एक बहुत बड़ा जो बोझ लोगों पे आएगा, वो एक अलग इफेक्ट करेगा बिजनेस को। तो इस हवाले से उस एरियाज के अंदर अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है ये प्राइसेस के हवाले से, मगर बर्डन आया हुआ है ऑनर्स के ऊपर। ठीक, सही है। इसमें अब मुझे सोने सिद्दीकी साहब, अभी हुमैरा साहब ये कह रही थी कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं उसमें आप मज़ीद हाइक देखेंगे, कि चीज़ें कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसमें आप क्या समझते हैं कि इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और दूसरा ये है कि क्या इसको मज़ीद रेगुलेट करने के लिए कोई गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है, या फिर ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसमें गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का रोल है? मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई रोल है। ये सिर्फ सिंपल सप्लाई और डिमांड की प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सप्लाई में अगर आपके पास 2 करोड़ लोग हैं और आपके पास सप्लाई वैक्सीन की सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए है, तो आप अंदाज़ा लगा लें, या एक करोड़ की है और 1 करोड़ के पास वैक्सीन नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी लोग कितनी डेस्परेट होंगे उसको हासिल करने के लिए। तो उसकी जो है कीमत जो है वो ज़्यादा लोग पे करके भी लेना चाहेंगे कि अगर मिल सकती है, अगर वो कहीं से मंगवा सकते हैं, तो जाहिर है वो उसको रीच आउट करेंगे। इसी तरह जब तक यहाँ की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जो आपका है वो नहीं बढ़ता, उस वक्त तक घरों की प्राइसेस का नीचे आने का कोई इम्कान नहीं है। और इससे जनरल पब्लिक और जो नए बच्चे हैं और जो न्यू कपल्स हैं और यहाँ के जो बच्चे जवान हुए हैं और अब वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। जो ओवर मिलियन के लिए बच्चे क्वालिफाई नहीं होते, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ 2 मिलके भी जॉब करें तो वो $1 मिलियन का घर जो है बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं। उसके मंथली बिल्स, उसकी मॉर्गेज, उसके प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, और A to Z मेंटेनेंस भी साथ साथ चलती है घर की। तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, जिसको कि वाकई यहाँ की गवर्नमेंट को उसको देखना पड़ेगा। जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन जा रही है कि ये आगे जाके कहाँ एंड अप होता है, आई डोंट नो, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। विल जस्ट वेट एंड सी एंड वॉच के आगे क्या होता है। आपके ख्याल में क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है, उसके नतीजे में कुछ प्राइसेस कंट्रोल में आए? ये गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है या कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है? वो यही है कि जैसे अभी उन्होंने क्वालिफाइंग रेट को जो है वो पहले 4.25 पे क्वालिफाई करते थे, अब उन्होंने वो 5% स्ट्रेस टेस्ट लगा दिया है। तो ये है कि उससे अगर वो लैंडिंग जो है कम होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, और उस पर यही है कि वो उनको अपना डाउन पेमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा चंद साल। इट्स अ साइकिल एक्चुअली, इट्स वेरी हार्ड टू से कि अब अगर ये जैसे कोविड आ गया तो यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी जिस तरह अफेक्ट हुई, रियल एस्टेट जो है वो बूम कर गई। तो अगर एक जगह प्रॉब्लम आती है तो वो किसी ना किसी दूसरे को या तो फायदा पहुंचता है या शिफ्ट होता है या नुकसान होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हुमैरा साहबा, ये बताइए कि आपकी इस पर राय क्या है? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि प्राइसेस कंट्रोल में रहें? आर्टिफिशियल बूम अगर ये इस तरह से होता है तो जाहिर है, जिस तरह से बताया कि कुछ एक एज ब्रैकेट के लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, जो नए आने वाले लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को कुछ इस पर पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए?
गवर्नमेंट देखें, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव स्टार्ट किया था जस्ट कपल ऑफ इयर्स अगो के जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स थे उनको उन्होंने कुछ इंसेंटिव दिया था टुवर्ड्स डाउन पेमेंट, कि वो उनको लेट्स से कि आपके पास सिर्फ 5% डाउन पेमेंट है तो वो आपको अनदर 5% दे देंगे, बट देन दे विल बी पार्ट ऑफ योर होम एक्विटी, जो कि इफ इन केस डाउन द रोड जब आप घर बेचेंगे तो उसमें से वो परसेंटेज आप उसको वापस करेंगे। तो इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती है, लेकिन अगेन जैसे कि सीमा ने भी कहा कि हाउसिंग मार्केट या कोई भी मार्केट जो है दैट इज ड्रिवन बाय द सिंपल फार्मूला ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो जो सप्लाई है उसको बढ़ाना पड़ेगा इनको, क्योंकि बहुत से बिल्डर्स जो हैं उनके परमिट्स जो हैं वो रुके होते हैं। अभी तो कोविड की वजह से बहुत सी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिले हो गई है, तो वही बात है कि सप्लाई एंड डिमांड जो कि ऑलरेडी बैलेंस में नहीं थी उसमें मजीद वॉइड आ गया, जिसकी वजह से कि प्राइसेस, और दूसरा बहुत से लोग जो इंतज़ार करते कि शायद कोविड में प्राइसेस गिरेंगी, उनको जब ये रियलाइज़ हुआ कि हम डाउनटाउन की वही बात है कि एक हायर मोर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी बेचकर तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी हो गई काम वर्क फ्रॉम होम करने की, तो देर आदर सेटल्ड फॉर द हाउस। और अभी हमने इस अरसे में ये भी देखा कि लोगों ने अपने घरों को रेनोवेट भी बहुत किया, घरों पे ज़्यादा फोकस किया, अपने बैकयार्ड ज़्यादा इस्टेब्लिश किए, घरों को ज़्यादा अच्छा किया। क्यों? क्योंकि नाउ दे रियलाइज्ड कि दे हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इनडोर्स इन देयर हाउसेस, तो जिसकी वजह से दे स्टार्टेड जहां रहना है वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल ठीक। तो फिर अदरवाइज पहले इतना नहीं होता था, ज्यादा आउटडोर्स और वो सब वीकेंड्स आपके बाहर गुजरते थे, घर पे तवज्जो देने की, आप सारा दिन आप काम कर रहे हैं और लेकिन अब ये है। लेकिन दूसरी तरफ यही बात है कि गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के इंसेंटिव शुरू करने चाहिए, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, कि उनके लिए जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उसमें भी किसी तरीके से उनको खपाना चाहिए, उनकी खपत होनी चाहिए। अदरवाइज तो यहाँ की मार्केट फिर उसी तरह जैसे BC की मार्केट है द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट, इसी तरह से ओंटारियो की है। ये दो मार्केट्स इस वक्त कनाडा में दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स करंटली। बहुत शुक्रिया हुमैरा शामी साहबा, सोनिया सिद्दीकी साहबा और कलीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी, उनको समझने में बहुत सारी मदद मिली होगी इन तीनों शोबों के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ लोग इन शोबों में दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें बहुत रहनुमाई भी हासिल हुई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।